नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्स में अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में 30 में से 30 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 90 दिन का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान देने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और कुछ ट्रिकी टिप्स के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में मॉक टेस्ट और स्पीच बिल्डिंग टेक्निक से अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करेंगे। यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जो नए स्टूडेंट के लिए भी इजी है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी इफेक्टिव होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़े, साथ ही स्पीड से और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। लेकिन जो लास्ट की 10 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो टिप्स को आपको जरूर देखना है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग की स्ट्रेटजी, जो कि हमने टोटल 90 डेज की बनाई है, यानी कि 90 दिन की एक बेस्ट स्ट्रेटजी हमने बनाई है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। और जो टोटल रीजनिंग के चैप्टर हैं वो 15 टॉपिक से इसमें पूछे जाते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो आपके लिए ये सब चीज़ें यूट्यूब से ही पढ़ना है। जो मैं चैप्टर बताऊंगा उस चैप्टर का नाम, साथ ही में जिस इनमें से टीचर्स को आपको अच्छा लगे पढ़ने में उनका नाम पीछे लिख देना है। वो चैप्टर आराम से आ जाएगा और बढ़िया से आपको समझना है। इसके लिए कोई भी बैच लेने की आपके लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं इसके लिए टीचर्स प्रेफर करूंगा। एक तो है पीयूष सर, एक है अरुण सर, एक है दीपक सर, एक है इवन कोचिंग सेंटर। इनमें से आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई टीचर हैं, तो जो आपको बेटर लगते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। जैसे RWA हो गया, MD क्लासेस हो गया, और एक विनर्स इंस्टीट्यूट है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो है कि हमको 100% एक्यूरेसी चाहिए और फास्ट सॉल्विंग, मतलब जल्दी से जल्दी आंसर निकालना आना चाहिए। और हमें फोकस करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है, डेली हमको प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट भी देना है, साथ ही उसकी एनालिसिस करनी है। अब हम चलते हैं, हमने इसमें 4 स्टेप्स बनाए हैं, तो हम चारों स्टेप्स के बारे में आपको बताते हैं। इसमें स्टेप 1 है कि हमको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि लगभग 8 से 10 दिन में हो जाएगा। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें सीखनी हैं जो आगे हर एक चैप्टर में काम आने वाली हैं, जैसा कि हमने मैथ के चैप्टर में भी आपको बताया था। इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं या उनकी नंबर सीरीज है उनको याद करना है। ए से जेड तक की पोजीशन याद करनी है। जैसे ए को हम 1 लिख सकते हैं, बी को 2, सी तीसरे नंबर पे आता है, इसी तरह से सारे करके जेड 26 नंबर पे आता है। ये सारे आपको याद कर लेने हैं और इन्हीं चीज़ को आपको उल्टे क्रम में भी याद कर लेने हैं। जैसे कि ये हमारा फिर उल्टे क्रम में हम काउंट करेंगे तो 26 आएगा, बी 25, इसी तरह से जेड इसमें 1 आएगा। साथ ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी आपको इसमें सीखने हैं कि जैसे ए के तीसरे नंबर पे कौन आएगा, या फिर बी के लेफ्ट में कौन आएगा, एम के 6th लेफ्ट में कौन आएगा, एम से दाएं छठवां कौन है, बाएं छठवां कौन है। इस तरह से आपको लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड याद कर लेने हैं। नंबर सीरीज के कॉमन पैटर्न्स को आपको समझना है, और जो डिफरेंस है, मल्टीपल है, स्क्वायर है, क्यूब है और ऐड माइनस होते हैं। जो इसने कहा कि एम में अगर 6 और जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं। इसके बाद हमें सीखनी है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि लेटर शिफ्टिंग मेथड इसको बोलते हैं। जैसे कि ए को हम सी लिख सकते हैं, डी को हम बी लिख सकते हैं, यानी कि बी को हम डी लिख सकते हैं। तो इसमें +-2 हो रहा है, ये लॉजिक है, तो इस लॉजिक को भी आपको सीख लेना है। इसमें भी आपको नंबर सीरीज के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, तो हमने देख लिया कि 1 से यहाँ पे 3 हो रहा है, 2 से यहाँ पे 4 हो रहा है। इस तरह से हमें लॉजिक सीख लेने हैं। इसके बाद हमें सीखने हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन के सिंबल होते हैं, उनको चेंज किया जाता है कि ए को हम प्लस लिख सकते हैं, बी को हम माइनस लिख सकते हैं, सी को हम मल्टीपल और डी को हम डिविजनल वाला ऑप्शन लिख सकते हैं। तो ये बोर्ड मास नियम पर आधारित होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से सीख लेना है। इसके बाद हमारी आती है एनालॉजी और क्लासिफिकेशंस। इसमें आपको ऑड वन आउट, लॉजिकल पेयर और वर्ड बेस्ड रिलेशनशिप ट्रिक्स सीख लेनी है। जैसे कि 2 को हम 8 लिख सकते हैं, यानी कि इसका ये क्यूब हो रहा है तो 18 है, तो फिर इसको भी हमें क्यूब करना है तो ये 27 आ जाएगा। इस तरह से हमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी सीख लेनी है।
इसके बाद आती है ब्लड रिलेशन, जो कि फैमिली पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको बेसिक रिलेशन, रिश्ते जो आपके होते हैं उनको याद करना है। जैसे माता के भाई को मामा कहते हैं, पिता के पिता को दादा कहते हैं, पिता की बहन को बुआ, माता की बहन को मौसी, पिता की माता को दादी, माता की माता को नानी। इस तरह से हमें सारे रिश्ते सीख लेने हैं और जितने भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको इनमें खुद से रिलेट करना है, जिससे कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको सीख लेनी है। कुछ सिंबल आपको लिखने हैं, जैसे मेल को आपको प्लस लिख सकते हैं, फीमेल को आप माइनस लिख सकते हैं, अननोन को आप क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। इसी तरह से अपने हिसाब से जो जैसा भी है वो लिख सकते हैं कि जैसे भाई को हम क्या लिखना चाहेंगे, मौसी को क्या लिखना चाहेंगे, दादा को, दादी को। ये सारी चीज़ें आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ेंगे वो आपको अलग से बता देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, जो कि हमारा रहने वाला है पूरा लॉजिकल और डायग्राम बेस्ड। तो इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं, जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी वाले सवाल आते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाले। इसमें आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको सीधे चल के लेफ्ट राइट टर्न करना है, मतलब कि दाएं या फिर बाएं साइड मुड़ना है और फिर आगे चलना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है वो आता है सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम, यानी कि आर सम नो। जैसे रहता है कुछ बॉल पतंग हैं, कुछ पतंग कार हैं, या सभी कार पतंग हैं, या कोई भी पतंग कार नहीं है। इस तरह से जो सवाल आते हैं उनके लिए आपको बेस्ट ट्रिक्स सीख लेनी है, जो कि ऐसे डायग्राम बनाकर आप कर सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बनते हैं, तो इससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लेते हैं और 5 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो वेन डायग्राम मेथड को आपको अच्छे से सीख लेना है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अजम्पशन। इसमें क्या है कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, उससे आपको कंक्लूजन निकालना होता है कि जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे दी, अब उससे पूछा जाता है कि क्या यह हो सकता है या फिर यह नहीं हो सकता है। कोई एक स्टोरी सुना दी जाती है, उसमें फिर पूछा जाता है किसी की गलती या कुछ भी। तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट को पहचानने की कोशिश करनी है। सारी की सारी लॉजिकल स्टेटमेंट होती हैं, तो उसको आपको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना सीखना है। ये पूरी टोटली थिंकिंग पर डिपेंड करती है। इसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट। यह लीनियर और सर्कुलर कोई भी हो सकता है, जैसे कि इस तरह लाइन में भी बैठ सकते हैं, और वो ये स्क्वायर या आयत वाले शेप में मेज पे भी बैठ सकते हैं, या फिर सर्कल में भी बैठ सकते हैं। इसमें आपको लेफ्ट राइट की पोजीशन की ट्रिक याद रखनी है, जैसे कि कह सकता है कि दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। साथ ही क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी आपको बैठा सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी, इस तरफ से भी, और इस तरफ से भी, इस तरह से बैठा सकते हैं। तो आपको इसमें पूरा दिमाग का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप सर्कल में बैठाएं तो इसमें 2 ऐसे सर्कल बना लें और 2 तरह की पोजीशन बनती हैं, तो ये 2 तरह की पोजीशन बना के आप इसको सॉल्व करना सीखें। इसके बाद आता है पजल बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि बॉक्स पजल भी आ सकता है, फ्लोर पजल भी आ सकता है, डे बेस्ड पजल भी आ सकता है। तो इनको आराम से आपको सॉल्व करना सीखना है। ये भी एक तरह से लॉजिकल थिंकिंग वाला ही चैप्टर होता है, तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यही लॉजिकल थिंकिंग में एक डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी वाला चैप्टर भी आता है, जो कि मैंने मैथ में भी इसका जिक्र किया था। इसमें आपको टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट से डाटा पढ़ने के लिए दिया जाता है और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो कि एक तरह से मैथ कह सकते हैं इसके लिए। तो इसमें मैथ इंक्लूड होती है। तो आपको इसमें क्या है कि कम से कम आपको छोटा डाटा पढ़ने की कोशिश करना है और उससे आंसर निकालने की ट्रिक आपको सीखनी है। जैसे इस तरह से कोई एक ग्राफ बना रहता है जो कि 360 डिग्री में आता है, उसमें आपको बता दिया जाता है कि इतने डिग्री पे कुछ ऐसी चीज़ है, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है। ये सारे डाटा आपको दिए रहते हैं, बाकी ऐसे ग्राफ भी बने रहते हैं। तो इन सभी को आपको सॉल्व करना सीखना है, जो कि ट्रिक की मदद से आप सीखेंगे। इसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक ये भी होती है कि जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं या 2 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, 2 को हमने ऐसे काट दिया है, अब ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक सही हो सकता है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इसमें, और हो सकता है तो इसमें आपको तुक्का भी लगा देना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि 2 पे आप गिर रहे हैं, तो 50% चांस है कि आपका सही हो जाएगा। अब आता है हमारा स्टेप 3, जो कि एडवांस और हाई स्कोरिंग टॉपिक होने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम में जल्दी सॉल्व आपको करने होंगे, क्योंकि इसमें आपको एक एडवांस स्कोर करने का चांस मिलता है। जो कि सारे टॉपिक हैं, जैसे कि क्लॉक एंड कैलेंडर है, इसमें आपको ऑड डे मेथड सीखना है, और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर भी आपको सीखना है कि कौन से लीप ईयर होते हैं और कौन से नॉन लीप ईयर होते हैं। इस तरीके से आपको जितने भी ट्रिक है या फिर जो भी जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं। साथ ही जो क्लॉक होती है, घड़ी हमारी होती है, उनके सुइयों के बीच में बनने वाले कोण हमसे पूछे जाते हैं। मतलब कि आपके सामने एक घड़ी बना दी जाती है, इसमें कहा जाता है कि 12:15 हैं, तो इसके बीच में आपको कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आपको बताना होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो और भी सारे फॉर्मूले होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपको सीख लेने हैं। और जितने भी कैलेंडर से रिलेटेड सवाल हैं, इस तरीके से आपसे एज भी पूछी जा सकती है, बर्थडे पे भी क्वेश्चंस आते हैं,
और ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीख लेनी है। इसके बाद आता है हमारा क्यूब एंड डाइस, जिसको हम पासा कह सकते हैं, और क्यूब यानी कि एक घन टाइप का ऐसा रहता है, तो इसको हम कहते हैं क्यूब। जो कि हम जनरली पासा रहता है, एक पासे को जैसे 6 इसमें वो रहते हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होंगे, इस तरीके से आपका एक पासा रहता है जो हम चौपड़ खेलने में इस्तेमाल करते हैं, तो वही पासा ये होता है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस फेसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 और 4 तो आपको दिख रहे होंगे, तो एक पीछे एक नीचे, इस तरीके से आपको 6 टोटल इसमें फेसेस मिलेंगे। तो इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपको हिडन जो फिगर्स होते हैं उसको पहचानना होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 या 3 वो 2 या 3 साइड वाले आपको दे दिए जाएंगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी, तो आपको सामने वाला, पीछे वाला, नीचे वाला कुछ भी निकालने के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है मिरर, वाटर इमेज और फोल्डिंग कटिंग पेपर वाले। इसमें आपको लेफ्ट, राइट या अप या डाउन चेंज करना होता है, कि जैसे ये पेपर है, इसमें 2 लिखा हुआ है, अब इसको अगर पलटेंगे तो ये 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी में आपकी वाटर इमेज भी आ जाती है। साथ ही एक मिरर रखा रहता है, इसमें बोलेंगे परछाई किस तरह से बनेगी, सीधी उल्टी कुछ भी बन सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये थोड़े लंबे चले जाते हैं और इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, और ये क्वेश्चन टोटली थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं। इसमें आपको पॉजिटिव थिंक रहनी है, नोट कोई भी इमेजिन नहीं करना है, मतलब आपके लिए जो आपको लग रहा है कि 100% हाँ यही उसमें बताया गया है, वही चीज़ आपको इसमें अप्लाई करनी होती है। अलग से आप कुछ अलग से सोच कर नहीं कर सकते हैं, मतलब खुद से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस टीचर से आप पढ़ोगे तो वो आपको खुद ब खुद बता देंगे, आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद जितना भी आपको टॉपिक बता रहे हैं उनको आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करते जानी है, साथ ही टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस करनी ही है और मिक्स भी आपको करनी है। साथ ही टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपका, क्योंकि आपके लिए जो 30 क्वेश्चंस हैं वो 30 मिनट में ही सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस पी वाई क्यू के होते हैं, चैप्टर वाइज आपको कोई भी बुक ले लेनी है, या फिर यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, या पीडीएफ के द्वारा भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको पी वाई क्यू वाले जरूर सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज सारे के सारे। अब आते हैं हम स्टेप 4 पर, जो कि स्पीड प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर रहने वाली है। अब सिर्फ स्पीड बढ़ाने और एक्यूरेसी इंप्रूव करने पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं, जितने भी टॉपिक आपके ग्रुप डी में आते हैं। इसमें आपको डेली 30 मिनट स्पीड टेस्ट, यानी कि ये आपको देखना है कि जो एनालॉजी वाले हैं, लॉजिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको आपको माइंड में ही सॉल्व करना है बिना पेन के। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और स्पीड अच्छे से बढ़ जाएगी। आपको टॉपिक वाइज टाइम प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे एक कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया तो 50 क्वेश्चन आपको उसके कंप्लीट करने हैं, साथ ही टाइम का विशेष ध्यान रखना है। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देना है, और जितना भी आपका बिग टॉपिक है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है जिसमें आपकी मैथ भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, साथ ही जीके और करंट अफेयर भी रहने वाली है। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बताते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटजी, मतलब कि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको कैसे करना है। तो जब एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चंस करने हैं। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ गया है जो आपसे हो सकता नहीं बनेगा, तो उसको पहले अवॉइड कर देना है। इसको जब टाइम लास्ट में बचेगा तो इस पर फिर बाद में आपको ट्राई करना है। और टेस्ट में आपको टाइम का फिर से विशेष ध्यान देना है, क्योंकि टोटल आपको 90 मिनट मिलते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टाइम का विशेष ध्यान आपको एग्जाम के दौरान देना है, और जितने भी कैलकुलेशन है, एलिमिनेशन मेथड का उसमें यूज करना है। कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही एलिमिनेशन को भी आपको अच्छे से सीख के जाना है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। 50% चांस होते हैं कि आपका क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मैंने बताई थी कि लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जो कि मैं हर एक टॉपिक के लिए बताता ही। तो याद रखने वाली कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही है कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ ऐसी बातें भी बनाएंगे जो आपको बहुत ही डिसअपॉइंट कर देंगी, जो आपको बहुत ही डिसअपॉइंटेड करेंगी। तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 महीने का आपके पास समय है, और ये जो स्ट्रेटजी है 90 डेज की है। तो आपको अच्छे से मोटिवेशन बना के रखना है, कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल शांत अपना दिमाग रखना है, क्योंकि रीजनिंग जो है ज़्यादातर लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करती है। जितना आप शांत दिमाग को रखेंगे उतनी अच्छी आप रीजनिंग कर लेंगे, आपकी सोचने की क्षमता उतनी ही अच्छी रहेगी। और जो भी क्वेश्चंस जैसे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको आपको ग्रुप में बैठकर डिस्कस करना है। जो आपके पढ़ने वाले साथी होंगे उनके साथ आपको बैठकर ग्रुप में डिस्कशन करना है। इसके बाद थिंकिंग एबिलिटी आपको बढ़ानी है, जैसे सोचने की क्षमता कहते हैं। तो आपको बैठे बैठे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे आप कहीं पे भी बैठे हैं तो वहीं पे आपको सोच सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल उसमें नहीं करना है, जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है।
मॉक टेस्ट और एनालिसिस अच्छे से करनी है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी होता है एक, इसके अलावा एक अड्डा 247 भी होता है। तो इनमें से आप 3 ऐप हैं, इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। इसके बाद पहले आपको ईजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टाइम का ध्यान रखना ही है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। इसके बाद रिवीजन आपको प्रॉपर करनी है हर एक टॉपिक की, साथ ही कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बीच में आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो आपको रिवीजन और कंसिस्टेंसी पे विशेष ध्यान रखना है और आपकी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनकी रिवीजन करके और उनको क्लियर करना है। साथ ही बेसिक जो है वो क्लियर करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करवा रहे हैं तो बेसिक से आप सॉल्व कर लें। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल इसको आपको अब फॉलो करना है और आपका जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से 100% 30 में से 30 मार्क्स आपके लेके आने वाले हैं। अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी 30 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो 100% आप एक रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कोई अगर डाउट रह गया है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।